हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया था जिसमें अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके थ्रू जो बातें कही गई थी वो आपके बीच में रखा था। और उनकी कुछ खास बातों पर मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है। आपका रिस्पॉन्स भी इस वीडियो पर बहुत अच्छा मिला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दोस्तों, देर रात ही विज्ञापन बीपीएससी ने जारी कर दिया और इस विज्ञापन के आधार पर नियोजित शिक्षकों को तो कुछ भी नहीं मिला। शिक्षक, अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक अब एक साथ इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दोस्तों, जो विज्ञापन जारी हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि इस विज्ञापन में जो मुख्य बातें हैं, देखिए आप सभी इस विज्ञापन को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ तक कि बीपीएससी के साइट पर भी आपने इस विज्ञापन के सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखा होगा। मैं आज अपने चैनल के थ्रू भी आपको इस विज्ञापन से परिचित कराना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ मुख्य बिंदुओं के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञापन के बारे में जानते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं कि अब इस एग्जामिनेशन में नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ उम्र सीमा की छूट मिली है। तो अब नियोजित शिक्षक क्या करेंगे, अब उनके लिए कौन से रास्ते हैं, क्या करें क्या ना करें, इस उधेड़-बुन में सारे नियोजित शिक्षक पड़े हुए हैं और इसी की चर्चा आज हम लोग इस विज्ञापन को देखने के बाद करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक लाइन जो है इस वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले विज्ञापन को देखते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि अब इस चैनल पर आपकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या है 26/2023 और इस पर जो कुल पद हैं वो कितने हैं, 1,70,461। और इस पर नियुक्ति किसकी होगी, तो इस पर नियुक्ति होगी सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी। वही लोग इस आवेदन को ऑनलाइन भर सकेंगे, दूसरे राज्य के निवासी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे। बड़ी बात। और इसका जो आवेदन आपको दिया जाएगा जो 16 जून से भरा जाना है वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा www.bpsc.bis.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें क्योंकि 16 जून से ये फॉर्म आपको भरना है। अब है प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय सामान्य उर्दू बांग्ला। सामान्य में जो ये उर्दू और बांग्ला छोड़ करके जो बाकी आते हैं वो सभी सामान्य में आएंगे और यहाँ पर सभी कोटि के लिए सीटें आरक्षित हैं और इसके अंतर्गत सभी देख रहे हैं सामान्य है, अनारक्षित महिला, कुल पद यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको मूल बातें बता रहा हूँ। देखिए, ये विद्यालय अध्यापक का ये जो पोस्ट है अराजपत्रित पोस्ट है, राजपत्रित नहीं अराजपत्रित, ये क्लियर है यहाँ पर। साथ ही साथ मूल वेतन 25,000 है, प्रतिमाह अनुमान्य भत्ते हैं 25,000 के साथ। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य है जो नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता। अब देखिए, साथ ही साथ 2 वर्षों की अवधि प्रेक्षमाण अवधि मानी जाएगी और अगर वो अवधि संतोषजनक नहीं होगी तो 1 वर्ष के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। सेवा संधारण की बात किसी भी जो सरकारी कर्मी के लिए होता है ये 2 वर्ष की अवधि प्रेक्षमाण अवधि कहलाती है। अब 9-10 के लिए भी यहाँ विषयवार है। वहाँ तो 1 to 5 के लिए जो विषय था वो अलग था, यहाँ विषय है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला और इसमें आप देख रहे हैं सभी वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। आप इसको लिंक पर जा कर के नोट कर लेंगे, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनका भी वही स्थिति है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क है वेतनमान में। जहाँ
1 to 5 के लिए 25,000 है, वहीं इनके लिए है 31,000 और बाकी सब चीज़ें उसी तरह से जिस तरह से उसमें 1 to 5 के लिए। तो 25,000 और 31,000 एक 6,000 का फ़र्क है 9th के लिए। यहाँ भी देखिए विषय दिया हुआ है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान उच्चतर माध्यमिक के लिए। ये किसके लिए है? 11th 12th के लिए। 9th के लिए देख लिया, अब 11th 12th के लिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सभी वर्गों के लिए यहाँ पर पद दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति इसी पर होगी, इतने ही पदों पर होगी। कुल पद भी यहाँ पर क्लियर है। विज्ञान वाले के लिए कहा गया है कि बीएड की अनिवार्यता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इनके लिए भी सीटें दे दी गई हैं। तो सभी भाषाओं के लिए, सभी विषयों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इनका सिर्फ एक फ़र्क है बाकी सबसे, इनका जो वेतनमान है वो 32,000 रखा गया है, आकर्षक वेतनमान। 25,000 1 to 5, उसके बाद 31,000 किनके लिए? 9th और 32,000 किसके लिए? 11th 12th के लिए। बाकी सभी वही चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट ये है आपके सामने। अब देखिए आहारता की बात है, जो अनिवार्य आहारता होनी चाहिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए, वो क्या क्या हैं? तो भारत के नागरिक और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो संप्रति निम्नवत है। ये यहाँ पर योग्यता दिया गया है 1 to 5 के लिए, जिसमें 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से हो, 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी नाम से हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। उसके बाद 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा। इस तरह से यहाँ पर जो भी है आप स्क्रीन पर देख लें, आप इसे नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट के लेकर के भी इसको क्लियर कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर के, और मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर भी आप इसे देख सकते हैं। ये सभी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर सभी के लिए है। आप देख लीजिए कि इसमें ध्यान देने की जो बात है वो परंतुक में है, जिसमें जो बातें आई हैं कि अगर बीएड हैं, अगर 1 to 5 में बीएड अगर हैं और 1 to 5 में अगर उन अपनी नियुक्ति चाहते हैं तो उनकी नियुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। चाहे बीएड हो या एमएड हो, आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा और इसके लिए सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत दी है जो बीएड हैं और अगर वो 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। अब देखिए आगे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, 9-10 के लिए जो बातें सामने आई है, 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए और उसी तरह अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। ये भी साथ में कल बातें आई थी कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ डेट था क्या 31/8/2023, उस डेट तक जिनका भी रिजल्ट अभी नहीं हुआ है वो एग्जामिनेशन दे लिए हैं वो भी इसके लिए मान्य हैं। उसी तरह से
9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक पद में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% आरक्षण। ये सभी के लिए है, चाहे तो 1 to 5 के हों, 9-10 के हों या फिर 11-12 के हों, 5% की छूट दे होगी। महत्वपूर्ण बात, 9-10 के तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। क्या होगा ये देख लीजिए आप। देखिए गणित जो है यहाँ पर स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए क्या कहा गया है कि जो विषय है सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या हो, इतिहास और भूगोल हो। भाषा से संबंधित जो विषय हैं उसमें स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब आगे जाते हैं कक्षा 11-12 के लिए क्या है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो इसमें भी वही है, 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय में। देखिए अब जहाँ 9-10 के लिए था कि स्नातक को भी इसमें मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ स्नातक नहीं, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त वही 45% जो अंकों सहित स्नातकोत्तर, जो मैंने अभी आपको बाकी ये 9-10 में बताया, वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू हैं। अब देखिए परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो जो 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 5% की छूट दे होगी। अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि पोस्ट है, उस सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में क्या क्या होना चाहिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए जो विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत चर्चा हुई। तो 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE-ACC से स्तर A या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से B या B.Tech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE के मान्यता प्राप्त संस्थान से स्ट्रीम में B या B.Tech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA, स्नातक BCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी विषय में स्नातक की उपाधि, DEOC से स्तर B के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि। इस तरह से ये दिया गया है, लेकिन इसमें भी वही है, 5% की छूट मिलेगी। जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित वर्ग हैं, उनके लिए कितना, 5% का। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संगीत विषय के लिए क्या कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष आहारता होनी चाहिए, और किस चीज़ की होना चाहिए, संगीत की होनी चाहिए, संगीत शिक्षा में होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। और केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय से अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र मान्य होगा। NCT अधिनियम 1993 प्रवृत्त होने के पूर्व के केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा NCT अधिनियम से प्रवृत्त होने के उपरांत NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियमित प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक पत्र मान्य होगा। स्नातकोत्तर के समतुल्य आहारता से संबंधित स्पष्टीकरण ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। मौलाना मजरूल हक
अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि भी समतुल्य मानी जाएगी। स्नातक के समतुल्य अर्हता के बारे में भी उसी तरह की बातें हैं। इन्हीं सभी जो ऊपर मैंने अभी वर्णित किया वो सभी से मान्यता जो इनके द्वारा निर्गत जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता होगी। अब देखिए यहाँ पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्या है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए सी-टेट पेपर 1, बी-टेट पेपर 1, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस-टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस-टेट पेपर 2 में उत्तीर्णता अनिवार्य है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए कहा गया है कि जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। नियोजित शिक्षकों को इसमें छूट दी गई है, वैसे नियोजित शिक्षक जो 2012 से पहले नियुक्त हैं। अब देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, ये भी यानी जो अपियरिंग की बात मैंने अभी आपको बताई थी वो 31/8/2023 तक माना गया है इसके मामले में। और ये जो भाग लेने का प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड में परीक्षा फल सहित पर शैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और स्वघोषणा भी देना होगा आवेदन के समय। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आयु सीमा जो कट ऑफ डेट रखा गया है सभी पदों के लिए वो 1/8/2023 रखा गया है। और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु के मामले में अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला इन सब के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष और वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में जो छूट की बात हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 आधार मानकर तय होगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 जिसका विज्ञापन संख्या था 373/2019 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 1/8/2019 को आधार मानकर तय होगी। उनके लिए जो यहाँ निर्धारित की गई है क्या 1/8/2023 नहीं, उनके लिए क्या किया गया है 1/8/2019 आधार माना गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगा। कितने वर्ष का होगा 8 वर्ष का होगा और 1/8/2019 का आधार मानकर दे होगा। अब आ जाते हैं आगे। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा अतिरिक्त दिव्यांग को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट होगा। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई हो उनकी अवधि के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। भाषा 1 के लिए 100 अंक होंगे, एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75 2 घंटे का होगा। भाग 1 भाग 2 में क्या है देखिए, भाग 2 यह पत्र 2 भागों में विभक्त होंगे 1 और 2।
एक में अंग्रेजी भाषा होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और दूसरा में हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला, तीनों में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, वो 75 अंकों का होगा। और इन दोनों को मिला करके कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये नेगेटिव नहीं होगा, ये बातें कही गई हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य अध्ययन जो दूसरा पेपर है, पेपर 2, उसमें क्या है 120 अंक होंगे। पहले 150 अंक थे, अब 120 होंगे, 2 घंटे का ही होगा। और इसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए यानी 1 से 5 के लिए गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता है यानी इंटरमीडिएट स्तर का होगा। इस बातें कही गई थी, वही है। विषय एवं समान माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 9-10 के लिए जो 2 भाग होंगे और 1 और भाग 2, जिसमें भाग 1 जो है यहाँ पर देखिए, भाग 1 80 नंबर का होगा और भाग 2 40 नंबर का होगा। भाग 1 विषय पत्र है, इनमें जो भी विषय उनका है हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 80 मार्क्स का होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम NCERT और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित होंगे। और वही जो अगर ये 9-10 के लिए कहें तो इसका स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा और 11-12 का जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। भाग 2 उसी तरह से जो 1 to 5 के लिए था जो GS का, यहाँ पर GS का 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे, 9-10 और 11-12 वालों से। और इसमें भी विषय का चुनाव करना है उसी तरह से जैसे उच्च माध्यमिक में, वैसे ही उच्चतर माध्यमिक के लिए भी यही चीज़ें रखी गई हैं। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची जो है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनकी औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ की होगी, ये भी उम्र में समानता होने की, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ें का ध्यान रखना है, प्रायोरिटी जो मिलेगा। और प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 1 से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। ये चीज़ें हैं। आगे सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों के अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। ये बातें कल बहुत हो गई थी, इस बार चर्चा भी हो गई थी। अन्य निर्देश है कि 3 बार मौका मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार ही मौका मिलेगा परीक्षा देने का, उससे अधिक नहीं होगा। और सभी अपने आयोग की नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच सुनिश्चित न की जाए, उस पर संतुष्टि न दिया जाए। उसके बाद है वेबसाइट पर पाठ्यक्रम दिया गया है जहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आरक्षण की बात है तो आरक्षण उसी तरह से जिस तरह से सभी पदों पर होता है। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जो निम्नलिखित है: जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और ये जो होगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये चीज़ें भी आई थी जब आप हेडमास्टर या हेड टीचर का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए थे, तो वो चीज़ें सभी का यहाँ पर कोड दिया गया है। जो अनारक्षित के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, तो इस तरह से क्लियर है।
अब देखिए, जो निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्रांक 10/678 यानी जो है दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। EWS प्रमाण पत्र के लिए जी भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि समान प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ तब तक नहीं मिलेगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए बाध्य होगा। यानी अगर 1 वर्ष आप बना के रखे हैं, 1 वर्ष हो गया है तो आपको फिर से बनाना होगा। इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। जो चीज़ें आपको अभी से रख लेना है वो सत्यापन हेतु अभी तो आपको ऑनलाइन कर लेना होगा, लेकिन जब आपकी नियुक्ति होगी तो उस समय उसका वेरिफिकेशन करवाना होगा। मैट्रिक का यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन में कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुरूप अंक पत्र, बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना होगा यानी आवासीय देना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर यानी जाति प्रमाण पत्र देना होगा। सभी के लिए पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हो, इन सभी के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। मुख्य बधिर के लिए भी आपको प्रमाण पत्र दावा की स्थिति में IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग OH मनोविकार दिव्यांग बहुविज्ञान के दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। तो इस तरह के जितने भी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अपने आप को भूतपूर्व सैनिक का दावा करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी का दावा करते हैं, उनके लिए भी इसी तरह का आवेदन देना होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हाल का खींचा हुआ 2 फोटो देना होगा। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति रखनी पड़ेगी अपने पास आपको। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, ये सभी आपके पास होने चाहिए। शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क क्या देना है, तो बायोमेट्रिक फ़ी देना है अलग से और आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क आपको अलग से। तो असामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 रुपया देना है। अनुसूचित जाति जनजाति साथ ही साथ आरक्षित महिला अनारक्षित महिला इन सब के लिए 200 रुपये हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% उससे अधिक हैं उनके लिए भी 200 रुपये हैं। और बाकी सभी उम्मीदवार जो हैं उनके लिए 750 रुपया देना है और साथ में 200 रुपया बायोमेट्रिक फ़ी। अब देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। अब है कि वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला, दिव्यांग जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं। इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थी सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 15/6 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 12/7 निर्धारित की गई है।
अब उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। हार्ड कॉपी आवेदन शुल्क कोई पूरा कागजात यदि दिया जाता है तो कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा शुल्क में ऑनलाइन पेमेंट के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि है ना, उस दिन के पूर्व तक आप एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क है उसका भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस विज्ञापन के आधार पर अब आपको सिर्फ 15 दिनों का समय बचा हुआ है आपके पास, जिसमें आप सभी तैयारी कर लें, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लें। अगर कुछ भी इसमें कमी है तो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बिना आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा। दोस्तों, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपके बीच में बातें रखी थी इस विज्ञापन के बाद, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ करने की बात कही कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, जो अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़क पर हैं और वो रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसका असर सरकार पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। विज्ञापन देर रात लागू हुआ। इससे ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, भले ही इसका विरोध हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान की बात जो आ रही है वो है शिक्षकों की, क्योंकि कल जब जो अतुल प्रसाद हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने एक संवाददाता ने ये प्रश्न उठाया था कि ये जो बीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं शिक्षकों से, इसके पहले प्रधान अध्यापक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शिक्षकों ने भाग लिया और रिजल्ट क्या आया, कहीं यही हाल इसका ना हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि आम और अमरूद की तुलना ना करें, और इसी पर मैंने आपके बीच में अपनी बात रखी थी कि शायद हो सकता है नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार कुछ अलग सोचे, कुछ बड़ा सोचे, शायद उनसे अलग एग्जामिनेशन ले लिया जाए या फिर उन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई, और जिस तरह से सरकार का पक्ष है, जिस तरह से सरकार के सभी नेतागणों ने अपना पक्ष रखा है, उससे तो क्लियर है कि नियोजित शिक्षकों को अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। उन्हें इस एग्जामिनेशन को फेस करना है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो अब नियोजित शिक्षक क्या करें क्या ना करें, ये प्रश्न जरूर सामने आता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अब जो पद हैं कुल 1,70,000, उस पर नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों एक साथ परीक्षा देंगे। अब कितने नियोजित शिक्षक सफल होते हैं, कितने शिक्षक अभ्यर्थी सफल होते हैं, ये तो रिजल्ट आने वाले रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से अतुल प्रसाद जी ने बातें कही आम अमरूद की, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इशारा क्या था। अब इसके आधार पर नियोजित शिक्षक क्या करें। देखिए, नियोजित शिक्षकों को अपनी बातें लगातार रखनी चाहिए सरकार के सामने, क्योंकि किसी भी पक्ष से मुझे नहीं लगता कि नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। अब आप एक देखिए, अगर हम क्रिकेट मैच की ही बात करें तो एक युवा जो खिलाड़ी है और एक जो रिटायर अवस्था का जो खिलाड़ी होता है,
अब जो अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें लगभग 38-39 के बाद रिटायर कर जाते हैं। ज़्यादातर जो शिक्षक हैं, जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, जो वर्षों से बहाल हैं, वो 40+ हो गए हैं। अब एक जो 25 का जो शिक्षक अभ्यर्थी आएगा और एक 40+ का जो नियोजित शिक्षक आएगा, अगर दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन लेगा तो जो अतुल प्रसाद ने बातें कही आम अमरूद की, वो कहीं चरितार्थ न हो जाए, इसकी एक संभावना हो सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं भी हो सकती है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक इतने ज़्यादा गुणवान हैं, इतने ज़्यादा उनमें कैपेसिटी है कि वो किसी भी परीक्षा को फेस कर सकते हैं। इसके बहुत से उदाहरण मिले हैं जहां बीपीएससी के कई परीक्षा जो है वो नियोजित शिक्षकों ने क्रैक की है। तो ये तो बहुत छोटा एग्जामिनेशन है नियोजित शिक्षकों के लिए, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। उसके आधार पर उनकी अपनी मांगों को रखनी चाहिए। अगर इसके बावजूद सरकार नहीं झुकती है तो मेरे समझ से उनको इस विज्ञापन में फॉर्म फिल कर देनी चाहिए और उसके बाद अपनी मांगों को बाद में मनवानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान 1 to 5 वाले शिक्षकों का होने जा रहा है, क्योंकि उनका जो अभी बेसिक है पूर्व नियोजित शिक्षकों का, वो बेसिक और आज जो सरकार जो आकर्षक वेतनमान के तहत जो बेसिक देने जा रही है उसमें अंतर है। और जब ये दोनों को इसमें सभी भत्तों को अगर ऐड कर दिया जाए तब भी अभी के हिसाब से 2-3 हज़ार का ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। और जब ये एग्ज़ामिनेशन में होने के बाद इसका रिजल्ट होगा और उसके बाद इनकी नियुक्ति होगी तो इन नियोजित शिक्षकों को एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी ये कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क न हो जाए, इसकी संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है। और इसीलिए नियोजित शिक्षक अपनी बातों को लेकर के सरकार के समक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर ज़रूर विचार करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो नियोजित शिक्षकों को तो मजबूरी में इस फॉर्म को फिल करना ही पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए नियोजित शिक्षकों को इस पर विचार करना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको तो ये फॉर्म फिल करना ही है। ये तब हो सकता है जब सरकार इसे वापस ले ले, लेकिन जिस तरह से ये विज्ञापन जारी कर दी गई है, ये कहा जा सकता है कि अब सरकार बैकफुट पर आने वाली नहीं है। इसमें भले ही कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस विज्ञापन की मुख्य बातों से अवगत कराया और नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या अब ऑप्शन बचता है, इस पर भी मैंने आपके साथ चर्चा की। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके साथ आने वाले दिनों में भी आपकी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो तो लेकर के आऊँगा ही। अब आपकी तैयारी शुरू कर दूँगा। इसके पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, 3 से 4 वीडियो इसकी तैयारी हेतु आपके बीच में रखा है और अब इसमें लगातार इजाफा होगा, यानी लगातार मैं आपके सिलेबस की तैयारी करवा रहा हूँ आने वाले समय में। तो दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।